गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे एस्केरिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। हमने देखो एस्केरिस की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ लिया, उसके पाचन तंत्र, उसमें पाचन कैसे होता है, उसके जनन तंत्र वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि आज एस्केरिस में निषेचन कैसे होता है, किस प्रकार के अंडे उसमें बनते हैं और अंडों में विदलन कैसे होता है और उसके परिवर्धन की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्केरिस में निषेचन। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्केरिस में नर और मादा दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं और दोनों प्रकार के जीवों को क्या है, हम अगर उनको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जीव नर है और कौन सा जीव मादा। क्योंकि नर क्या होता है, छोटा होता है, मादा लंबी होती है और जो नर का पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, गोलाकार रूप में मुड़ा हुआ होता है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि नर जीव के अंदर क्या होता है, उसके शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालने के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, और मादा में क्या होता है, एक जनन छिद्र पाया जाता है जिसकी मदद से मादा के शरीर में नर के शुक्राणुओं का परिवहन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि नर और मादा एस्केरिस के बीच में निषेचन कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले तो कि उनके बीच निषेचन होता कौन सी जगह है। तो देखो, हमें पता है कि एस्केरिस क्या होता है, मनुष्य की आंत में रहता है। तो नर और मादा एस्केरिस के बीच निषेचन भी क्या होता है, मनुष्य की आंत के अंदर ही होता है। तो जब निषेचन होना होता है उस समय क्या होता है कि जो नर और मादा होता है वो एक दूसरे से क्या है, ऐसे 90 डिग्री के कोण पे ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे वो मतलब मादा होगी और ऐसे नर 90 डिग्री के कोण पे आके उससे मतलब उसके सम्मुख 90 डिग्री के कोण पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि हमने क्या पढ़ा, तो जब ऐसी अवस्था में वो दोनों आएंगे तो क्या होगा कि जो मादा का जनन छिद्र होगा और जो नर का अवस्कर छिद्र है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के सम्मुख आ जाएंगे। ठीक है, अब है कि नर द्वारा मादा के शरीर में शुक्राणु कैसे भेजे जाएंगे। तो देखो, उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो नर एस्केरिस है, ठीक है, ऐसे पढ़ा था, ये वाली संरचना होती है नर की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो नर का ये वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि दो पीनियल सिटी पाई जाती है। ठीक है, ये वाली संरचना पाई जाती है। तो ये वाली संरचनाएं जो है वो क्या करती है, ये वाली संरचना वैसे कैसे होती है, हुक के आकार की होती है। तो ये क्या करेगी, मादा जनन छिद्र जो होता है उसके साथ जुड़ जाएगी, हुक के समान उसको पकड़ के रखेगी। उसके बाद में क्या है, जो ये दूसरी संरचना है ये क्या करेगी, जो मादा जनन छिद्र है उसका जो मादा जनन छिद्र है उसको खोलने का कार्य करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मादा जनन छिद्र को खोल देगी ये वाली संरचना है। उसके बाद क्या होगा कि नर का जो अवस्कर छिद्र है उसकी सहायता से मादा के जनन छिद्र में उसके अंदर शुक्राणुओं का मतलब उसके मादा के जनन छिद्र के अंदर शुक्राणु भेज दिए जाएंगे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि नर के जो शुक्राणु होते हैं, मतलब नर एस्केरिस के जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं, अमीबीय आकृति के होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी पूंछ नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब जब उनमें पूंछ नहीं पाई जाएगी तो वो क्या करेंगे, गति कैसे करेंगे, तो जैसे अमीबा गति करता है उसी प्रकार से वो भी गति करेंगे। ये जो संरचनाएं आपको उभरी हुई संरचनाएं दिख रही है ना, ये वाली संरचनाएं क्या कहलाती है, कूटपाद। और जो नर एस्केरिस का शुक्राणु होता है उसकी ऐसी संरचना होती है और वो इन कूटपादों की सहायता से आगे गति करता हुआ क्या करेगा, मादा की अंडवाहिनी में पहुंच जाएगा। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था कल कि मादा की अंडवाहिनी में निषेचन होगा। तो जैसे ही शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करेंगे वो शुक्राणु क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, और अपनी अमीबीय गति करते हुए धीरे धीरे मादा की अंडवाहिनी में पहुंच जाएंगे जहां पे अंडाणु पहले से ही उपस्थित है। तो क्या होगा कि अब जो निषेचन होगा, मतलब कि नर और मादा युग्मक का जो संलयन होगा वो क्या होगा, या तो अंडवाहिनी की सबसे पीछे वाले स्थान पे होगा या फिर गर्भाशय के सबसे आगे वाले स्थान पे होगा जहां से वो अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जब शुक्राणु मादा की अंडवाहिनी में या फिर मादा के गर्भाशय में पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उन दोनों के अंदर नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और उनके अंदर हो जाता है निषेचन। ठीक है, अब देखो उन दोनों के अंदर हो गया।
नर और मादा युग्मक का संलयन हो गया, निषेचन हो गया, और नर और मादा युग्मक के संलयन से बनेगा युग्मनज। ठीक है, युग्मनज बनेगा मतलब कि बेसिकली अंडों का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एस्केरिस में अंडे किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो नर और मादा युग्मक का संलयन होगा, युग्मनज बन गया और बन गया अंडा। ठीक है, अब देखो जो अंडा होगा, जैसे ही वो अंडा निषेचित होगा तो वो क्या करेगा कि जो उसकी सबसे बाहर वाली भित्ति होगी वो क्या करेगी, आकार में मोटी हो जाएगी और बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी, और उसकी उस वाले भित्ति का निर्माण होगा क्यूटिन से। ठीक है, मतलब क्यूटिन क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है और बहुत ज्यादा मोटा होगा, और ये अंडे कहाँ पे निषेचित करेगी, देखो क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हो गया। ठीक है, अंडे निषेचित हो गए। उसके बाद में क्या होता है कि जो मादा एस्केरिस है वो अपने सारे के सारे अंडे क्या करेगी, मनुष्य की आंत में स्रावित कर देगी। ठीक है, मनुष्य की आंत में वो सारे के सारे अंडे उसके जनन छिद्र से बाहर की तरफ आ जाएंगे, और वो सारे के सारे अंडे क्या होंगे, मनुष्य की आंत में स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वो अंडे मनुष्य की आंत में आएंगे तो वो सारे निषेचित अंडे हैं, तो जो निषेचित अंडे का सबसे बाहरी भाग होगा वो क्या करेगा कि बहुत ज्यादा मोटा और कठोर हो जाएगा, और ऐसा स्तर बनने के बाद उस स्तर को हम बोलेंगे काइटिन का स्तर। ठीक है, जो स्तर क्या होगा, सबसे ज्यादा मोटा होगा और बहुत ज्यादा कठोर होगा, वो काइटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलेंगे काइटिन स्तर। ठीक है, तो अब ये काइटिन स्तर क्या करता है कि आंत में जो भी हमारी मनुष्य की आंत में जो भी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, उन पाचक एंजाइमों की हेल्प से, मतलब उन पाचक एंजाइमों का उस निषेचित अंडे पे कोई भी असर ना हो, इसीलिए वो काइटिन का कवच बनता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जो निषेचित अंडा होता है उसके अंदर ग्लाइकोजन और वसाओं की बहुत सारी गोलिकाएं स्थित होती है, तो जो ग्लाइकोजन वाली गोलिकाएं होती है वो क्या करेगी, बाद में ग्लूकोज का निर्माण करेगी जो कि अंडे को पोषण प्रदान करेगा, और जो वसा की गोलिकाएं होती है वो क्या करेगी, अंडे में अंदर की तरफ जो काइटिन वाला स्तर बना था उसके अंदर की तरफ एक और स्तर का निर्माण करेगी जिसको हम बोलेंगे लिपिड का स्तर। ठीक है, तो अंडे में दो स्तर बन गए, देखो ये एग हो गया। ठीक है, इसके अंदर अभी बन गए दो स्तर, सबसे बाहर वाला हमने कौन सा पढ़ा, काइटिन का स्तर बना। ठीक है, जो कि मोटा होगा और कठोर होगा, और काइटिन के अंदर जो ये वाला स्तर है ये वाला बनेगा लिपिड का स्तर, क्योंकि निषेचित अंडे में क्या है, जो वसा की गोलिकाएं होती है वो लिपिड का स्तर बनाती है। अब देखो क्या होगा, लिपिड का स्तर बन गया और काइटिन का स्तर बन गया। उसके बाद आगे क्या है कि जैसे जैसे जो निषेचित अंडा है वो गर्भाशय में या फिर जो मनुष्य की आंत है उसके अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, तो उस निषेचित अंडे में क्या होता है कि जो गर्भाशय की कोशिकाएं होती है वो उस निषेचित अंडे के चारों ओर बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, और वो कोशिकाएं व्यवस्थित होकर एक और स्तर बनाती है। ठीक है, ऐसे वो सारी कोशिकाएं इस निषेचित अंडे के चारों ओर व्यवस्थित हो गई। ठीक है, और एक कठोर और लहरदार सा कवच बनाती है जिसको हम बोल देंगे प्रोटीन का स्तर, प्रोटीन, या फिर हम इसको क्यूटिकल वगैरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो निषेचित अंडा हुआ वो त्रिस्तरीय हो जाता है। त्रिस्तरीय कैसे, सबसे पहले अंदर की तरफ लिपिड का स्तर बना जो कि वसा कोशिकाओं से बना, उसके बाद बाहर की ओर काइटिन का स्तर बना जो कि कठोर और बहुत ज्यादा मोटा होगा, और सबसे बाहर की तरफ बनेगा प्रोटीन का स्तर जो कि गर्भाशय की कोशिकाओं के निषेचित अंडे के साथ जुड़ने से बनता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा खुरदरा होता है और क्या ऐसे उबड़ खाबड़ सा या फिर लहरदार प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अंडा। ठीक है, कि मतलब निषेचित अंडा किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि अंडों की संख्या कितनी होती है, कि मादा एस्केरिस जो है वो एक दिन में कितने अंडे देती है। तो देखो मादा एस्केरिस के गर्भाशय में जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनकी संख्या होती है लगभग 2 करोड़। ठीक है, मादा एस्केरिस के शरीर में क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर लगभग 2 करोड़ अंडे उपस्थित रहते हैं, और जब वो अंडे निषेचित हो जाते हैं तो मादा एस्केरिस क्या करती है, लगभग
हर दिन 2 लाख अंडे देती है, ठीक है, 2 लाख अंडे। और ये जो अंडे हैं इनसे वेस्ट एस्केरिस मादा की आंत के अंदर, मतलब मादा या फिर मनुष्य की आंत के अंदर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो मनुष्य की आंत होती है उसके अंदर एक तो तापमान ज्यादा होता है, दूसरा क्या होता है उधर ऑक्सीजन की कमी होती है और उधर नमी की भी बहुत ज्यादा कमी होती है। तो क्या होता है कि जब ये अंडे निषेचित हो जाते हैं तो मादा एस्केरिस उनको क्या करती है, मनुष्य की आंत में स्रावित करती रहती है। और फिर क्या होता है कि ये जो अंडे हैं वो मनुष्य के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और किसी ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो अच्छी खासी, उस जगह का ताप भी कम हो, और क्या कि उस जगह में नमी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो अंडे विकसित होते हैं। तो देखो जो मादा एस्केरिस के अंडे हैं उनको विकसित होने के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। जिस जगह का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वहां पे ये अंडे अच्छे से मतलब विकसित होते जाएंगे और इनसे लार्वा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब मान लो तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा या फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये अंडे क्या है, विकसित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अंडों को विकसित होने के लिए सही तापमान और ऑक्सीजन की भरपूर आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हो गई, हमने देख लिया कि मतलब अंडे कौन से ताप पर रहेंगे या कैसे। अब हम पढ़ते हैं कि जब युग्मनज बन जाता है मादा एस्केरिस के अंदर तो उसके बाद उस युग्मनज का परिवर्धन कैसे होता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे मादा एस्केरिस में जो युग्मनज बना, नर युग्मक और अंड युग्मक के संलयन के बाद उसमें निषेचन किस पर, मतलब उसमें आगे चल के कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है, ठीक है। और कौन सी अवस्था, मतलब कौन सी अवस्था क्या करती है, मनुष्य में रोग फैलाने का कार्य करती है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे अंडे का या युग्मनज का परिवर्धन, ठीक है। तो ये मान लो ये है युग्मनज, ठीक है। अब युग्मनज है, युग्मनज क्या है, बेसिकली सिर्फ एक कोशिका होती है, ठीक है, जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों के गुणसूत्र होते हैं। तो अब देखो अब ये जो युग्मनज देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो ये युग्मनज बना है एस्केरिस में इसका परिवर्धन कैसे होता है। तो देखो ये युग्मनज क्या होती है, बेसिकली एक कोशिका होती है। तो जब इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा तो ये 2 कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाएगी। पहली कोशिका को बोलेंगे ए और बी और दूसरी कोशिका को बोलेंगे P1, ठीक है। तो ये वाली ऊपर वाली कोशिका होगी और ये वाली होगी नीचे वाली कोशिका। अब 2 कोशिका बनेंगी। अब इन दोनों कोशिकाओं में फिर से एक और विभाजन होगा जिससे इन 2 कोशिकाओं से बनने जाएगी 2 और कोशिकाएं, मतलब कि टोटल बन जाएगी 4 कोशिकाएं, ठीक है। तो ये ए, ये हो जाएगी बी, इससे बने 4 कोशिकाएं ए, बी, P2 और EMST, ठीक है। ए बी कोशिका से बनी एक कोशिका बी कोशिका और P1 कोशिका से बनी P2 कोशिका और EMST कोशिका, ठीक है। ये दोनों ऊपर वाली कोशिकाएं होगी, ये नीचे वाली और इसके ये ऊपर वाली, ठीक है। तो अब जो ये युग्मनज है या युग्मनज की जो कोशिकाएं वो क्या होती है, टी आकृति में व्यवस्थित होती है, ठीक है। तो टी आकृति में व्यवस्थित होने के बाद क्या होता है कि जो ये EMST कोशिका हो जाती है या फिर जो ये P2 कोशिका है वो क्या करेगी, ये दोनों कोशिकाएं P2 या तो P2 कोशिका या फिर EMST कोशिका ये क्या करेगी, एक दूसरे के समानांतर में आ जाएगी, जिससे ये जो पूरी टी आकार की संरचना है ये संरचना बाद में समचतुर्भुजाकार हो जाएगी। तो ये ए कोशिका, ठीक है, ये बी कोशिका, उसके बाद में ये वाली P2 और ये वाली बन जाएगी EMST कोशिका, ठीक है।
ये 4 कोशिकाएं बन गई है, टी आकार से ये आ गई समचतुर्भुजाकार में या फिर समाकार में। अब देखो, अब जो ये वाली कोशिकाएं हैं ये एक बार और विभाजन करेगी, जिससे क्या होगा, इन 4 कोशिकाओं से 8 और कोशिकाएं बन जाएगी। तो देखो कौन कौन सी कोशिकाएं बनती है, A1, B1, ये हो गई A2, B2, इससे बनेगी P3, C, T और MST। ठीक है, तो ये 4 कोशिकाएं, जब इनमें एक बार और विभाजन होगा तो ये चारों कोशिकाएं एक बार और विभाजित होगी, जिससे इन 4 कोशिकाओं से बनेगी 8 कोशिकाएं। तो देखो, जो A कोशिका है उससे बनेगी 2 और कोशिकाएं, A1 कोशिका और A2 कोशिका। बाद में जो B कोशिका है उससे 2 कोशिकाएं बनेगी, B1 और B2। जो ये P2 कोशिका है उससे फिर से 2 कोशिकाएं बनेगी, एक बनेगी P3 और एक बनेगी C कोशिका। और जो EMST है ये भी 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इससे बनेगी E कोशिका और MST कोशिका। ठीक है, 8 कोशिका संरचना बन गई। अब देखो, बाद में जो ये P3 कोशिका है, ठीक है, तो इस P3 कोशिका में विभाजन होगा, इसके बाद में इससे बनेगी P4 और C कोशिका। ठीक है, फिर बाद में आगे और विभाजन होगा जिससे बनेगी D कोशिका, और जब एक और विभाजन होगा तो उससे बनेगी G1 कोशिका और G2 कोशिका। इस प्रकार क्या है कि जो ये भ्रूण है वो टोटल 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित रहती है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि जो मादा एस्केरिस के युग्मनज में जो परिवर्धन होगा या जो विदलन होगा वो क्या होता है, एक तो स्थायी प्रकार का होता है, ठीक है, एक पूर्णभंजी प्रकार का होता है और निश्चित प्रकार का होता है। निश्चित प्रकार का मतलब क्या होता है कि जो ये कोशिकाएं बनी है, ठीक है, मतलब विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेगी उनकी नियति पहले से निश्चित होती है, मतलब कि इस कोशिका से ये वाला अंग बनेगा या फिर ये कोशिका इस वाले जनन स्तर का निर्माण करेगी, ऐसे। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ, टोटल 16 कोशिकाएं बन गई। कुछ कोशिकाएं इधर दिखाई देगी और कुछ कोशिकाएं क्या है, इनके पीछे स्थित होगी। ठीक है, तो ये वाली जो अवस्था है इसको हम बोलेंगे 16 कोशिकीय भ्रूण या फिर ब्लास्टुला। ब्लास्टुला या इसको हिंदी में बोलते हैं कोरक। ठीक है, अब जो ये कोरक है इसकी जो A और B कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, इसके सबसे बाहरी जनन स्तर मतलब कि एक्टोड्रम का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद में जो MST कोशिका है ये क्या करेगी, मेसोड्रम का निर्माण करेगी। जो G1 और G2 कोशिका है वो क्या करेगी, इसके जो जनन अंग होंगे या फिर जो जनन कोशिकाएं होगी उनका निर्माण करती है। ठीक है, बाद में जो ये P3 और C कोशिकाएं हैं, मतलब P3 या फिर D या फिर P4, ये सब क्या करेगी, एक्टोड्रम का निर्माण करेगी। ठीक है, इस प्रकार जो ये सारी कोशिकाएं हैं इनका जो भविष्य है वो पहले से निश्चित है कि ये वाली कोशिकाएं इस वाले स्तर का निर्माण करेगी या ये वाली कोशिका जो है वो इस वाले कोशिकाओं का या जनन कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब देखो 16 कोशिका भ्रूण बन गया। ठीक है, तो ये भ्रूण क्या होता है, खोखला होता है, कठोर होता है और गेंद के समान क्या होता है, इसके अंदर बीच में खाली स्थान रहता है। ठीक है, इस संरचना को हम बोलेंगे ब्लास्टुला या फिर कोरक। ठीक है, और इस कोशिका मतलब इस संरचना के अंदर जो ये बीच में आपको जगह दिख रही है ना, खाली जगह, इसको बोलते हैं हम गुहा या फिर कोरक गुहा। ठीक है, अब ये ब्लास्टुला आगे चलकर क्या करेगा, गैस्ट्रुला का निर्माण करेगा। ठीक है, गैस्ट्रुला के निर्माण के बाद आगे धीरे धीरे क्या है कि जो अंडा है, ठीक है, निषेचित अंडा, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे लार्वा का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, तो निषेचित अंडे में 10 से 14 दिन के बाद क्या होता है, एक लार्वा का निर्माण होने लगता है। उस अंडे के अंदर एक लार्वा, इन कोशिकाओं से धीरे धीरे एक लार्वा बन जाता है। उस लार्वा को हम बोलते हैं रैबिडिटी लार्वा। ठीक है, लेकिन ये जो लार्वा है वो क्या होता है कि संक्रमित अवस्था नहीं होती है। ये एस्केरिस की मतलब ये जो लार्वा है वो मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करता है। फिर बाद में क्या होगा, ये लार्वा धीरे धीरे और विकास करेगा और 7 से 10 दिनों के भीतर अंडे के अंदर ही
क्या करेगा, एक छोटे प्राणी के रूप में या एक छोटे शिशु के रूप में ये हमें दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। और जब 7 से 10 दिन हो जाएंगे उस लार्वा को, तो वो क्या करेगा, जो उसके शरीर की बाहरी सतह, मतलब कि जो हमने उसकी क्यूटिकल पढ़ी थी ना, वो क्या करेगा, उस क्यूटिकल का निर्मोचन कर देगा, ठीक है, मतलब कि वो क्यूटिकल वो उतार देगा, ठीक है। और उतारने के बाद अब जो अवस्था आएगी वो अवस्था क्या बनेगी, संक्रमित अवस्था, ठीक है। तो ये पहली बार इसमें एस्केरिस में क्या होता है, 4 बार वो क्या करता है, अपनी त्वचा का निर्मोचन कर देता है, मतलब कि 4 बार अपनी त्वचा उतारता है, ठीक है। तो पहला निर्मोचन क्या होगा, लार्वा के समय होगा, और जब पहला निर्मोचन होगा उसके बाद जो संरचना बनेगी, उसके बाद जो लार्वा होगा वो क्या होता है, संक्रमणकारी अवस्था होता है, मतलब कि वो जो लार्वा है वो ही मनुष्य के आंतों में या फिर मनुष्य के अंदर रोग कारक का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मनुष्य के अंदर रोग कारक बनेगा। तो जब ये लार्वा बना तो वो क्या करेगा, अंडे को तोड़कर बाहर आ जाएगा और ऐसे मतलब जल में या फिर संक्रमित भोजन में उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसमें चला जाता है। और जब वो संक्रमित जल या भोजन हम करते हैं तो क्या होता है, वो लार्वा उस जल या संक्रमित भोजन की हेल्प से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारी आंतों में जाके हमें रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल एस्केरिस का परिवर्धन। तो मैंने आपको एस्के हेलमिंथेज की सारी विशेषताएं करवा दी है, और एस्के हेलमिंथेज के ही एक जीव है जो आपके सिलेबस के अंदर है, एस्केरिस, उसका भी सारा मैटर कर दिया, मतलब उसकी जो बाह्य संरचना होती है, उसका क्लासिफिकेशन, उसमें पाचन, गमन, उसका नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है, उसमें निषेचन कैसे होता है, कैसे लार्वा बनता है, कौन सा लार्वा हमें संक्रमित करता है, ये सब, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक पूरे हुए हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एनेलिडा वर्ग की विशेषताएं, ठीक है। तो वो अगला टॉपिक हम करेंगे कल।